हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है नूतन ने, जिनके साथ ये इंसिडेंट तब हुआ जब इनकी उम्र मात्र 12 साल की थी। आज उनकी एज करीबन 34 साल है। कहानी शुरू होती है सुंदरगढ़ टाउन के पास में एक छोटे से गांव से। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और पास में ही एक नदी बहती थी। देखने में जगह बेहद ही खूबसूरत होती है और नूतन जिसकी उम्र कभी 12 साल के आसपास की थी, वो अभी भी इस गांव में आया था। गांव में इधर उधर घूम रहा था, नज़ारों का मजा ले रहा था। एक्चुअली नूतन के पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और उनका ट्रांसफर एक बहुत ही छोटे से मतलब रिमोट से गांव में हुआ, जहां स्कूलिंग वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब स्कूल अवेलेबल ही नहीं थी। एक तरह से आप ये बोल सकते हो अच्छा जो था ना, सरकारी स्कूल था, वो भी हालत खराब थी। तो उनके पिताजी ने क्या किया कि उसको भेज दिया सुंदरगढ़, जहां पर उनका छोटा भाई यानी नूतन के चाचा रहा करते थे, जिनका नाम था रघु। अभी जो नूतन के चाचा थे रघु, सिंगल थे। शादी वादी उनकी उस टाइम तक नहीं हुई थी। थोड़ी बड़ी एज, उनको था नहीं कि मुझे शादी करनी है। घर वालों ने बहुत समझाया था। तो उस टाइम पर उनकी एज करीबन रही होगी मेरे हिसाब से 35-36 साल के वो रहे होंगे, जैसा नूतन ने बताया। अब नूतन उनके पास पहुंचता है। रघु नूतन को देखकर बहुत खुश होता है कि भाई वो अकेले रहा करता था, तो चलो अपना भतीजा, आप जानते हो चाचा भतीजे की जोड़ी कैसी होती है। तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनके भाई ने कहा था कि भाई इसका ध्यान रखना। उसने कहा था कि आप चिंता मत करो भैया, आपसे ज्यादा ध्यान मैं इसका रखूंगा और उसके स्कूल का भी ध्यान रखूंगा। तो वो पहुंचता है, खाना पीना होता है, बहुत सारी बातें होती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद नूतन का एडमिशन, इनका जो स्कूल था, अच्छा स्कूल था, ठीक ठाक, वहां पर उस पर करवा दिया जाता है। मतलब जहां वो पहले रहते थे कंपेरेटिवली उससे बहुत ठीक ठाक स्कूल था। तो अगले मतलब एडमिशन होने के अगले दिन नूतन स्कूल जाना शुरू करता है। वो सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलता है और रास्ते में जाते वक्त नूतन की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि किसी और स्कूल की ड्रेस में थी और एक पेड़ था, उस पेड़ के पास वो खड़ी हुई थी। नूतन का स्कूल उसके दूसरी तरफ था, मतलब वहां से पगडंडी कटती थी, तो इस राइट साइड ले लेगा तो नूतन का स्कूल था। तो उसको देखता है और फिर अपने स्कूल चला जाता है। जब वो छुट्टी होने के बाद स्कूल से वापस लौट रहा होता है, तो उसे वो लड़की अब भी, वो एक नीम का पेड़ था, उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब नूतन जो था वो स्वभाव से चंचल था और बहुत जल्दी वो दोस्त बना लेता था। तो जब आते जाते दोनों टाइम उसने उस लड़की को देखा, तो उस लड़की के पास चला गया। पता नहीं कैसे एक अजीब सा अट्रैक्शन था उस लड़की की नजरों में कि, और दूसरी बात ये भी थी कि जब नूतन वहां से पास कर रहा था दोनों टाइम, तो लड़की लगातार नूतन को देखे जा रही थी। इस वजह से भी नूतन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो और कौन से स्कूल से हो और यहाँ क्यों खड़ी हुई हो। वो लड़की पहले तो नूतन को देखती रहती है और फिर कुछ देर देखने के बाद नूतन उससे फिर से पूछता है, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो। फिर वो लड़की थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती हुई बोलती है कि उसका नाम आराध्या है और वो पास के स्कूल में पढ़ती है। वो फिर ये बताती है कि वो दूसरे गांव में रहती है। और इनकी बातचीत चल रही थी, इतने में ही रघु आ जाता है और वो उसको आवाज देता है, नूतन चलो घर चलें। तो रघु की तरफ देखता है और आराध्या को बोलता है कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे चाचा आ गए, मैं बाद में मिलूंगा तुमसे। और इतना बोलकर रघु के साथ साइकिल पर बैठकर नूतन वापस से अपने घर आ जाता है। जाते जाते भी आराध्या नूतन को ही देख रही थी। फिर से अगले दिन नूतन जब स्कूल जा रहा था, आराध्या उसे वापस उसी पेड़ के पास खड़ी हुई दिखाई, उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है। नूतन लेट हो गया था स्कूल के लिए, तो दूर से चिल्लाकर बोलता, अरे तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या, उस पेड़ के पास को खड़ी रहती हो, टाइम हो गया, जाओ जाओ स्कूल जाओ। आराध्या सिर्फ उसको देखती रहती है और जवाब में कुछ भी नहीं बोलती है। क्योंकि नूतन पहले से लेट हो रहा था, तो कुछ बिना कुछ बोले उसके आसपास गए वो स्कूल की तरफ वापस लौट जाता है। अब जब नूतन स्कूल से लौट रहा था, तो उसे वापस से आराध्या उसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखती है। इस बार वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम इस पेड़ के पास क्या करती रहती हो, तुम स्कूल स्कूल नहीं जाती हो क्या, स्कूल से बंक मार के रहती हो। तो आराध्या कहती है कि कल रविवार है, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो नूतन कहता है, हाँ जरूर, और तुम मुझे ना अपना गांव और अपना स्कूल भी दिखाना। आराध्या इस बात पर राजी हो जाती है और अगले दिन वो नूतन से मिलने को कहकर वहां से चली जाती है।
नूतन भी घर के लिए निकल जाता है। अब रविवार का दिन था। नूतन अपने घर से आराध्या से मिलने के लिए निकलता है। रघु उससे पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो नूतन कहता है, कुछ नहीं चाचा, ऐसे दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ, आज छुट्टी है ना। तो रघु को भी लगा कि चलो बढ़िया है, गाँव के अंदर इसके दोस्त बन रहे हैं जिनके साथ ये गाँव के अंदर ही घूमेगा। देखो मैं आपको बता दूँ, शहर की तरह गाँव में ऐसे सच घूमने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। गाँव में या छोटे कस्बों के अंदर वहाँ पर बच्चों के पास घूमने-फिरने की ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसी एक जगह रहता था, इसका नाम है जवाहर सागर डैम। सेंचुरी है वो, तो पूरा जंगल वाला एरिया था। तो हम लोग ना छोटी उम्र में, मतलब 10, 11, 12 साल की उम्र में आराम से घूमते रहते थे। कभी-कभी जंगल के अंदर भी चले जाते थे। ऑल्दो रिस्की रहता था बट स्टिल पहले के टाइम पे ऐसा होता था। आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे कि घूमने-फिरने पे बच्चों पे एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था। तो खैर नूतन रघु से बोलकर आराध्या से मिलने चला जाता है। वो वहीं पेड़ पर पहुँचता है और दूर से ही उसे आराध्या उस पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार करते हुए मिलती है। नूतन उससे मिलता है, उसे कुछ चॉकलेट्स देता है और फिर उससे पूछता है, "एक बात बताओ, तुम हमेशा इस पेड़ के आस-पास क्या करती हो?" तो आराध्या उसे बताती है कि उसकी माँ और बाबा की मौत हो चुकी है और ये पेड़ उन तीनों ने मिलके लगाया था। ये पेड़ उनकी याद, उनकी निशानी है, इसलिए वो हमेशा यहाँ पर आती है। देखने पर नूतन को पेड़ कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा था, मगर ठीक है, छोटा-सा बच्चा, उसको उसके माँ-बाप के बारे में सुनकर और दुःख होता है और वो आराध्या से कहता है कि आज से वो उसका दोस्त है और आराध्या को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उससे बोल सकती है, वो हमेशा उसका साथ देगा। आराध्या इस बात पर थोड़ा-सा मुस्कुराती है और दोनों वहाँ बैठकर बहुत देर तक बात करते हैं। इसके बाद नूतन उससे कहता है कि यार तुम मुझे अपना स्कूल दिखाने वाली थी ना? तो आराध्या बोलती है कि स्कूल मैं तुमको बाद में दिखा दूँगी, अभी मुझे किसी काम से घर जाना है, तो हम लोग कल मिलेंगे। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन नूतन स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन जब वो वापस उस रास्ते पे पहुँचता है, वो जो नीम का पेड़ था जहाँ उसे आराध्या मिला करती थी, आज उसे आराध्या वहाँ नहीं दिखती है। नूतन स्कूल के आगे, मतलब रास्ते में पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि वो जिस स्कूल के आगे पहुँचा थोड़ा अलग-सा उसे लग रहा है। लेकिन स्कूल का नाम तो वही था। उधर जो बच्चे घूम रहे थे वो उसे बड़े अजीब से लग रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो अंदर चला जाता है देखने के लिए कि ये उसका स्कूल है, पता नहीं क्या-क्या चक्कर क्या है। वो अंदर जाता है, बिल्कुल उसके स्कूल जैसे स्कूल था, क्लासरूम भी वही था, वो अपना बैग रखता है और फिर वो वापस बाहर आता है। वॉशरूम के लिए वॉशरूम में जाता है और जैसे ही वॉशरूम में जाता है अंदर, उसको एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर, चीखने की आवाज़ सुनकर वो बाहर भाग कर आता है और वो बाहर भाग कर आकर देखता तो देखता है कि 2 लड़कियाँ पास वाले गर्ल्स वॉशरूम से बाहर निकल कर बाहर चिल्लाते हुए बाहर आई हैं और उसकी आँखों के सामने-सामने एक लड़की की नाक से खून बहने लगता है और दूसरी लड़की खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती है और उल्टी करते ही दोनों की दोनों एकदम से नीचे गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो बिल्कुल बेजान हो। ये सीन देखकर एकदम से नूतन घबरा जाता है और वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब नूतन को होश आया तो उसने चारों तरफ देखा, तो वो एक टूटे-फूटे स्कूल में पड़ा हुआ था, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। बिल्कुल एक खंडर सी बिल्डिंग, जैसे कई सालों से कोई यहाँ पर नहीं आया हो। वो बुरी तरह घबरा जाता है और भागकर उस बिल्डिंग से बाहर आता है और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। नूतन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं। वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। घर पहुँच के वो सारी बात रघु को बताता है और वो बताता है कि कैसे वो स्कूल के वहाँ पहुँचा, कैसे उसे क्या-क्या दिखा। तो रघु उससे कहता है कि, "तू स्कूल के वहाँ कैसे पहुँच गया? वो स्कूल की बिल्डिंग तो आज से कई सालों पहले तोड़ने की कोशिश की गई थी, पूरी तोड़ी नहीं, उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तू वहाँ पर क्या कर रहा था?" अब नूतन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो रघु थोड़ा-सा टाइट होकर उससे पूछता है, "नूतन, तूने अभी के दिनों में गाँव के आस-पास किसी लड़की को देखा है क्या? वो लड़की जो इस गाँव की ना हो, तूने किसी के साथ देखा ना हो?" तो नूतन मना करता है कि, "नहीं चाचा, मैंने तो ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं, मतलब ना उसको देखा ना जानता हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो?" तो रघु बताता है, "लोग कहते हैं कि इस गाँव के आस-पास एक लड़की की आत्मा घूमती है, जो कई सालों पहले मारी गई थी और जिसके साथ भी ऐसी अजीब-सी चीज़ें होती है, उसे वो लड़की दिखाई देती है। मुझे लगा यार तू उस खंडर वाले स्कूल में चला गया, कहीं तुझे तो वो लड़की दिखाई नहीं दी?" तो नूतन ने बोला, "नहीं, नहीं चाचा, मुझे कोई लड़की-वड़की दिखाई नहीं दी।
इसके बाद नूतन रघु को अपने साथ लेकर गया उस स्कूल के अंदर, वहां से अपना बैग उठा के लाया, तो उसने देखा जिस क्लासरूम को अपना क्लासरूम समझ के बैग रख के आया था, वो कुछ भी नहीं, खंडर सी वो थी, और वो मिट्टी ही मिट्टी पड़ी थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। नूतन को भी समझ में आता कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। उस दिन वो स्कूल भी नहीं गया और दिन भर वो रघु के साथ ही रहा, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि यार ऐसा क्यों हुआ। अब उसे जो रघु ने सवाल पूछा था वो भी उसके दिमाग में घूम रहा था, और इस तरह से बैठा बैठा शाम के टाइम नूतन यही सब सोचता रहा, और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह वो उठा और वापस से स्कूल के लिए जब वो निकला, तो उसे फिर से आराध्या उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखाई देती है। अब नूतन जो था वो थोड़ा साहसी था, और उसे ये भी था कि आराध्या उसकी दोस्त बन गई तो उसे नुकसान नहीं पहुंचेगी। होता है ना, बचपन में गलतफहमियां बहुत सारी होती है। तो वो फिर से आराध्या के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो बोलती मैं आराध्या हूँ। तो नहीं, वो तो मुझे तो पता है कि तुम आराध्या हो, मगर मैंने सुना है कि तुम्हारी तो बहुत समय पहले मौत हो चुकी है। नूतन की ये बात सुनकर वो बताती है कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मेरे दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें हर एक चीज सच बताती हूँ। उसने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी कुछ सालों पहले दर्दनाक मौत हो गई थी। एक्चुअली मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, और मुझे किसने मारा ये आज तक मुझे भी नहीं पता है। तुम मुझे देख सकते हो, इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन तुम सुबह स्कूल जा रहे थे। जब तुम स्कूल जा रहे थे, तुम बार बार मुड़कर इस पेड़ की तरफ देख रहे थे। जब मुझे पहली बार ऐसा ऐसा हो कि शायद तुम मुझे देख सकते हो। दिन में जब तुम स्कूल से वापस आए तब भी तुम मुझे देख रहे थे, और तब मुझे लग गया कि तुम मुझे देख सकते हो, और इसीलिए मैं यहाँ नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रहती हूँ, ताकि मैं मतलब तुमसे कनेक्ट हो सकूं, तुमसे बात कर सकूं। उसके बाद सुनकर नूतन आराध्या से पूछता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई ये बताओ, और तुम आज भी यहां कैसे हो। इसके बाद आराध्या गुस्से और दुख में अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है कि कुछ सालों पहले मुझे मार दिया गया था, और जिसने मुझे मारा वो आज भी एक राज है, और इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली है। नूतन पूछता तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? तो मुझे बताओ डिटेल में कि हुआ क्या था। उसके बाद आराध्या उसे बताने लगती है कुछ साल पहले जब वो जिंदा थी तो वो 9th क्लास में थी, और वो दूसरे बच्चों से कुछ खास बातचीत नहीं करती थी, और कुछ बच्चे हमेशा उसे परेशान करते थे। दो लड़कियां तो उसे हद से ज्यादा परेशान करती थी और हर वक्त उसे चिढ़ाया करती थी। एक दिन जब वो वॉशरूम में थी, वो दोनों लड़कियां उसे परेशान करती हैं, लेकिन इस बार वो हिम्मत करके उन दोनों लड़कियों को जवाब देने लगती है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उसको जोर से मारने लगती है, और एकदम से उनमें से एक लड़की जोर से धक्का देती है। धक्का देने से आराध्या दीवार से टकरा जाती है, और उसके सिर के पीछे गहरी चोट लगकर खून बहने लगता है, और वो बेहोश हो जाती है। वो दोनों लड़कियां बिना उसे संभाले उसे बाथरूम में लॉक करके बाहर चली जाती है। बहुत देर बाद आराध्या को थोड़ा थोड़ा होश आता है, तो बाथरूम से निकलने की कोशिश करती है और किसी को मदद करने के लिए बुलाने लगती है, लेकिन तब तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और स्कूल में कोई नहीं था। आराध्या जैसे तैसे बाहर आने की कोशिश करती है कि तभी कोई वहां पहुंच जाता है। चोट के कारण उसे बिल्कुल ठीक से दिख नहीं रहा था, धुंधला दिख रहा था कि वो कौन है कौन नहीं, उसे पहचान ही नहीं पाती है। इसके बाद वो इंसान आराध्या को पकड़कर एक क्लासरूम में खींच के ले जाता है और उसके साथ गलत हरकत करता है। वो आदमी 2 बार उसके साथ इस तरह से हरकत करता है और आराध्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो सारी रात वहीं पड़ी रहती है, और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब सफाई करने वाले आते हैं तो उन्हें उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत प्रिंसिपल को बुलाते हैं। प्रिंसिपल को फिर अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए उसकी मौत को एक एक्सीडेंट में बदलने की वो लोग कोशिश करते हैं। वो उन सफाई वालों को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो किसी से कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद वो वहां से सारा खून वगैरह सब साफ करवाते हैं, और आराध्या की लाश को छत के ऊपर ले जाकर उसे नीचे गिरा देते हैं, ताकि ये एक
एक्सीडेंट लगे। कुछ देर बाद जब बच्चे और बाकी स्कूल स्टाफ वहां पहुंचता है तो उन्हें आराध्या की लाश मिलती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी ऑटोप्सी मतलब जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ होता है, मतलब पुलिस ले जाती है लाश को। और फिर उसके बाद पता लगता है कि उसके साथ रेप हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया है, सिर में भी उसके चोट थी। तो उस टाइम पर जो सुंदरगढ़ एरिया था वो इतना डेवलप नहीं था, तो ना तो कोई स्कूल में सीसीटीवी वगैरह थे और ना ही पुलिस ने इतना कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गहन वो किया। कुछ दिन तक जाँच पड़ताल के बाद जब कोई सबूत नहीं मिला, तो इस केस को बंद कर दिया गया। और हाँ, पुलिस और कुछ ही लोगों को ये पता था कि आराध्या के साथ उस स्कूल के अंदर क्या हुआ है। बाकी सबको तो यही लगता था कि छत पे से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। ये कहते-कहते आराध्या का चेहरा बिल्कुल उतर-सा गया था, उसकी आवाज़ काँप रही थी, जब वो नूतन को ये सब बता रही थी। उसने ये भी बताया कि इसी वजह से आज तक उसे शांति नहीं मिली है। उसकी कहानी सुनकर नूतन का चेहरा बिल्कुल भावशून्य हो गया। कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना है। तुम मेरे दोस्त हो, कोई भी ऐसी चीज है तुम्हारी मुक्ति मिल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूं। आराध्या ने फिर थोड़ा सा सिर झुकाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, दर्द से भरी मगर थोड़ी सी अजीब। वो बोली, हाँ नूतन, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो कोई मुझे देख नहीं सकता। सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो और तुम ही मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हो। नूतन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें भी बहुत गहरी लग रही थी, जैसे वो एक काले कुएं में झांक रहा हो। इसके बाद नूतन वहां से चला जाता है। उस रात नूतन को एक सपना आता है, मगर ये कोई आम सपना नहीं था। वो देखता है कि जंगल, घने पेड़ और बीच में एक छोटा सा मंदिर। वहां कुछ लोग हैं, काले कपड़े, आंखों में बिल्कुल चमक। एक छोटी लड़की जमीन पर बैठी हुई डर से कांपती हुई और उसके सामने एक तांत्रिक, जिसके हाथ में एक लोहे की छुरी है, छुरी का एक तलवार है और मंत्र गूंज रहे हैं। नूतन एकदम से चीख पड़ता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ होता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसके कमरे में कोई और मौजूद है। तो वो देखता है कि कोने में वही लड़की आराध्या खड़ी हुई है। वो नूतन की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है, हाँ, अब तुम्हें सब दिखने लगा है, अब तुम मेरे अपने हो। और इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। नूतन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे उस सपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद था। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दिन के बाद से उसे दिन में भी वही मंदिर जैसी जगह दिखने लगती है। जब वो किताबों के पन्ने खोलता है तो उन पन्नों के बीच में से तांत्रिकों के चिन्ह बने हुए दिखाई देते हैं, अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसकी हथेलियों पर जलन होती है, जैसे किसी ने होता है ना, मिर्ची डाल दी हो आपके हाथों, पर जलन होती है वहां पर। अब नूतन रोजाना स्कूल जाने की जगह उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वो आराध्या के साथ टाइम स्पेंड करता। जैसे से नूतन के मतलब बिहेवियर में बदलाव आ रहा था, रघु ये सब चीजें नोटिस कर रहा था, छोटी छोटी चीजें, कि पहले जितना वो बोला करता था वो बिल्कुल शांत हो गया था। अजीब सा वो बिहेवियर था, खाना खाता था बिल्कुल चुपचाप, जबकि पहले वो चटर पटर करता रहता था। चुपचाप क्लोजली रघु ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर एक शाम वो नूतन के पास आता है और पूछता है, नूतन, तो उस पेड़ के नीचे किसके साथ खेल रहा था? अब अपने चाचा की ये बात सुनकर नूतन चौंक जाता है और बोलता है, किसी के साथ नहीं। तो रघु गुस्से में बोलता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, सच सच बता, दिन भर उस पेड़ के नीचे क्या करता है और तू स्कूल क्यों नहीं जाता है? तेरे मास्टर जी मिले थे, कह रहे थे तू स्कूल नहीं आता है। अब नूतन घबरा जाता है और बोलता है, चाचा मैं तो वो आराध्या के साथ। रघु उससे अपनी बात पूरी भी नहीं करने देता है और उसकी आवाज सख्त हो जाती है। मैंने तुझसे पूछा था ना, तूने मुझे जवाब नहीं दिया। तू जानता है वो कौन है, क्या चीज है जो तेरे साथ उस लड़की आराध्या के नाम पर खेल रही है? इधर नूतन भी थोड़ा सा गुस्से में कहता है, वो सिर्फ चाहती है कि उसको मुक्ति मिले,
उसकी बात सुनकर रघु उसकी आंखों में देखता है और थोड़ा डर जाता है और बोलता है, नूतन, क्या किया उसने तुझ पर? नूतन बिना कुछ बोले वहां से खड़ा होता है, नाराज होकर अंदर चला जाता है। अब वैसे तो नूतन ने रघु से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल गई थी। रघु ये समझ गया था कि नूतन उस आत्मा के जाल में फंस गया है, जो कई बार इस गांव से उस गांव भटकती रहती है। और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो नूतन को कुछ भी हो सकता है, और वो ये होने दे नहीं सकता था, क्योंकि नूतन उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। उसको सिर्फ आइडिया था लोग जो कहा करते थे। इसलिए भी सबसे पहले रघु का एक काम था ये पता करना कि आखिर नूतन के साथ क्या चल रहा है। और अब वो अकेले में ही चुपचाप खोज करने लगता है। वो एक गांव से दूसरे गांव घूमता है और वहां के बुजुर्गों से बात करता है, पुरानी जो भी चीजें हुई कुछ किसी को पता हो। और तब उसे पता चलता है जंगल के बीचों बीच बना एक पुराना तांत्रिक स्थल, जिसे लोग अब भूल चुके हैं। उसे पता लगा कि वहां कभी एक लड़की की बलि देने की कोशिश की गई थी, पर अनुष्ठान अधूरा रह गया और उस बच्ची की आत्मा कभी ना स्वर्ग पहुंची न नरक। और वो एक अधूरी सत्ता बन चुकी थी, न शुद्ध आत्मा न पूर्ण राक्षस, लेकिन भयावह रूप से भूखी। और शायद मुक्ति के लिए या फिर शक्ति के लिए वो इधर से उधर भटक रही है। रघु अब जान चुका था कि आराध्या जो कुछ भी नूतन को दिखा रही थी वो सिर्फ या तो झूठ था या फिर एक आधा सच। असल सच्चाई उससे भी गहरी, काली और भयानक थी। जितने दिन रघु ने ये सब रिसर्च की, उधर नूतन में बदलाव शुरू हो चुका था। अब वो आराध्या को हर जगह देखने लगा था, कभी मिरर में, कभी नदी के किनारे, कभी स्कूल में। उसके चेहरे पर अब भी मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखें वो इंसानी नहीं लगती थी। वो कहती, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें मुझे वहां लेकर चलना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। वो मंदिर, जंगल के उस पार। नूतन उसकी बात सुनकर कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वो स्कूल में हुआ। आराध्या उसे जवाब देती है, हाँ, लेकिन जिसने किया वो कहाँ है ये मैं अब जानती हूं। उसने खुद को वहां सुरक्षित किया हुआ है, और उस घेरे को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी नूतन। नूतन बिना कहे, कुछ भी कहे, उसकी बात मान जाता है। उधर रघु जाके एक बूढ़े गुरुजी से मिलता है और उनसे बात करता है। सब कुछ सुनने के बाद वो उसे एक पुरानी तांत्रिक विधि की उलट प्रक्रिया करने को कहते हैं, और उसके लिए उसे एक अच्छे साधक की आवश्यकता होगी ये बताते हैं, और उसे यही बताते हैं कि ऐसा आदमी उनको कहाँ मिलेगा। उनकी बात सुनकर एड्रेस लेकर रघु पहुंचा उस विशेष साधक के पास। एक ऐसा आदमी जो साधु नहीं था, पर दुनिया से कटा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहता था, लेकिन जो कुछ यहां पर उन बाबा ने कहा था करना है, वो सब उसे अच्छे से करना आता था। रघु ने वहां पहुंचकर सारी बात उसे बताई। उस साधक ने भी रघु की सारी बातें चुपचाप सुनी। उसने रघु से कहा कि जो बाबा ने बताया है उसे केवल एक ही विधि के द्वारा विलोम अनुष्ठान से रोका जा सकता है, लेकिन यह काम आसान नहीं है, हमें मिलकर यह काम करना होगा। इसके बाद उन साधक ने अपना पांचांग निकाला, और कुछ देर पन्ने पलटने के बाद, चीजें देखने के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद मृत्यु पंचक लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी तिथि को उसे अपने साथ लेकर जाएगी। तुम उस बच्चे पे नजर रखो, मैं अपनी तैयारी के साथ उस दिन सुबह ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, एक मेहमान बन के। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नूतन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उस आत्मा को शक हुआ तो उस लड़के को समय से पहले हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगी। और अब सब कुछ इसी प्लान के मुताबिक हुआ। रघु घर लौटा और साये की तरह नूतन के पीछे लग गया। एक दिन के बाद साधक भी रघु का दोस्त बन के
उसके घर पहुंच गया, लेकिन उसने नूतन से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखी ताकि उसे किसी भी तरह का शक ना हो। और उस रात वही हुआ जो साधक ने कहा। रात को 8 बजे के आसपास नूतन चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखें बिल्कुल सपाट, और घर से निकलकर वो सीधा जंगल की ओर चलने लगता है। उसके पीछे पीछे छुपते छुपाते रघु और वो साधक। जैसे से वो जंगल की गहराई में पहुंच रहे थे, पेड़ों की डेंसिटी और अंधेरा दोनों बढ़ने लगते हैं। पत्तियों के बीच से झांकती चांद की रोशनी भी अब बेहद कम हो चुकी थी, क्योंकि जो पेड़ थे वो बहुत ज्यादा डेंस हो गए थे। कुछ देर चलने के बाद ये पहुंचते हैं एक जगह जहां चारों ओर घने बड़े बड़े पेड़ हैं, और बीच में एक साफ चौकोर जमीन का टुकड़ा, जहां उस जमीन के चारों कोनों में जंग लगे लोहे के पुराने पाइप गाड़े हुए हैं, एक एक पाइप हर एक कोने में। बीच में एक टूटी हुई यज्ञ वेदी थी, जिसे समय ने शायद छीन लिया था, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी वहां तक देखकर लग रहा था कि यहां पर कभी ना कभी किसी ने हवन किया होगा। नूतन चल के वहीं उस वेदी के बीच में खड़ा हो जाता है, और तभी एकदम से अपना सिर तेजी से पकड़कर घुटनों के बल उस वेदी में बैठ जाता है, और वहीं से उसे फ्लैशेस आना शुरू होते हैं। फ्लैशबैक में नूतन को दिखता है वो दृश्य जो उसने कभी नहीं देखा। वो देखता है आराध्या, एक 12-13 साल की लड़की, एक पेड़ से बंधी हुई है, रोती हुई, कांपती हुई, और चेहरा बिल्कुल डरा हुआ। उसके आसपास 3 तांत्रिक काले वस्त्रों में, आंखों में वहशी रोशनी देखकर लगी, जिनकी आंखों में वहशी रोशनी दिख रही है, वो बैठे हुए हैं उस हवन वेदी के चारों तरफ। हवन वेदी चल रही है, और उसके चारों तरफ ऐसी चीजें फैली है जो नूतन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक नरमुंड, सिंदूर में सने हुए नाखून, चमगादड़ की एक जली हुई देह, नींबू में जो चुभी हुई सुइयां, और एक ताजा बकरे का सिर। एक तांत्रिक एकदम से वहां से उठता है, आराध्या को घसीटते हुए लाता है, और एक ही झटके में उसका सिर काट देता है। उसका सिर सीधा हवन में गिरता है। इसके बाद दूसरा तांत्रिक उस हवन में कुछ पाउडर सा फेंकता है, और हवन की अग्नि एकदम से भभकती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, आग बुझ जाती है, और वो अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। और वो तीनों के तीनों वहां से घबराते हुए सब कुछ वहीं छोड़कर ऐसे भागते हैं जैसे कोई बहुत खतरनाक चीज वहां पर होने वाली है। उनके भागने के बाद आराध्या की आत्मा वहीं बंध जाती है, न बलि में पूर्ण, न जीवन में जीवित, एक अधूरी आत्मा जो सालों बाद अब नूतन के अंदर अपना घर बना रही थी। और इसके बाद नूतन जोर जोर से रोने लगता है। अब समय बहुत कम था। साधक ने रघु को इशारा किया, और रघु ने भाग के नूतन को पकड़ लिया, और उस साधक के द्वारा मंत्रित एक रस्सी, उससे उसने रघु को बांध दिया, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। नूतन ने पकड़ते ही रघु की तरफ घूम के देखा, तो रघु भी एक बार पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि नूतन की आंखें बिल्कुल खाली और काली थी। लेकिन हिम्मत रख के उसने उसे बांध दिया, और नूतन बहुत तेज रघु के ऊपर चिल्लाया। उधर साधक ने तुरंत भूमि पर उसी यज्ञ वेदी के चारों तरफ विशेष रेखाएं खींची, तंत्रोदक मंत्रों से भरी हुई, और बीच में उसने राख, चंदन और रक्त से एक चिन्ह बनाया। वेदी के अंदर उसने अग्नि प्रज्वलित की, और नूतन को लाने को इशारा किया। रघु ने धीरे से पास जाकर उसका नाम पुकारा, नूतन बेटा। नूतन जैसे किसी नींद से उठ गया हो, उसने उसकी तरफ देखा। अब भी नूतन की आंखें बिल्कुल खाली थी, और उसके होंठ कांप रहे थे। नूतन को वहां बिठाया गया, और फिर साधक ने मंत्र बोलना शुरू किया। उसके मंत्र बोलते ही एकदम से तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे जैसे किसी ने आकर उन्हें हिला दिया हो। और तभी एकदम से एक अंधकार उठता है, और उसके बीच में आराध्या की आत्मा प्रकट होती है। लेकिन अब वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वो नूतन को दिखती थी। उसका चेहरा बिल्कुल डिस्टॉर्टेड था, आंखें काली, और उसकी मुस्कान में छिपा था पिछले कई सालों का छल और तड़प। वो चिल्लाई, तुम मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहते हो? ये शरीर अब मेरा है। उसके इतना बोलते ही साधक और जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। उसने उस वेदी के अंदर कुछ स्पेशल चीजें डाली, और फिर यज्ञ की ज्वाला एकदम से और तेज उठने लगी। रघु नूतन को पकड़कर उसी चिन्ह के ऊपर खड़ा हुआ था जहां पर
उस साधक ने वो चिन्ह बनाया था और नूतन बुरी तरह से कांप रहा था, उसकी शक्ति शरीर से कोई शक्ति खींचकर बाहर निकाल रहा हो। और इतना होते ही साधक एकदम से अपने मंत्र बदलता है। अब वो आत्मा को बांधने का नहीं, बल्कि उल्टा तंत्र उद्धार कर रहा था, जो आत्मा को उसके अधूरे बंधन से मुक्त करता है और उसे वापस से उसके शून्य में लौटा देता है। और कुछ ही देर में इधर नूतन के शरीर में तेज तेज झटके आना शुरू होते हैं और उधर वो जो अभी तक एक आकृति दिख रही थी, एक झटके में अंधकार में समा जाती है। और ऐसा होते ही वो जो हवा चल रही थी, वो हवा भी रुक जाती है और इसी के साथ साथ नूतन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। साधक के मंत्रों की ध्वनि अब थम चुकी थी। जो कुछ यहां देखा वो सिर्फ नूतन और उस साधक ने देखा। रघु को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस एक मूक दर्शक बनकर नूतन को पकड़कर खड़ा हुआ था, मन में यह आस लिए कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस पूरी जगह पर अब एक अजीब सी खामोशी थी, कुछ ऐसी खामोशी जो एक तूफान के गुजरने के बाद आती है। रघु जमीन पर बैठा था, नूतन उसके पास बेहोश पड़ा था। साधक के चेहरे पर संतोष और थकान दोनों एक साथ थे। और फिर अचानक आसमान से हल्की बारिश शुरू हुई, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज, इतनी कि वेदी में जलती राख को ठंडक मिले। उसके बाद साधक ने धीमे स्वर में कहा, अब वो चली गई है, हमेशा के लिए। अधूरा अनुष्ठान अनुष्ठान उल्टे मार्ग से पूरा हो गया है। उसकी बात सुनकर रघु ने भी थक कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर भी अब एक राहत थी। कुछ देर बाद नूतन को होश आया। उसने चारों तरफ देखा, राख, बुझी हुई वेदी, जंगल। उसने रघु से पूछा, चाचा क्या हुआ? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। रघु थोड़ा सा मुस्कुरा और बोला, सब ठीक है बेटा, अब कोई डर नहीं है। नूतन की आंखों में आंसू आ गए। वो चली गई? उसने धीमे से पूछा। रघु ने सिर हिलाया, हां, अब उसे शांति मिल गई है। जिस दर्द ने उसे अधूरा बना के रखा हुआ था, वो आज मिट गया है। उसके बाद नूतन को घर ले जाया जाता है। वो साधक उसके लिए कुछ और उपचार करता है कि रघु चाचा को बताता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद नूतन सो जाता है, सुला दिया जाता है उसे। सुबह नूतन जब उठता है तो रघु से पूछता है और रघु उसे धीरे धीरे सारी बात बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ, जो उसे दिखा, जो उसने महसूस किया और कैसे वो आत्मा उसे अपने कंट्रोल में लिए जा रही थी। पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली थी। फिर कहता है कि बेटा, अब तू आजाद है, लेकिन एक काम और है जो हमें करना है। इसके बाद रघु और नूतन जंगल की ओर गए, उसी जगह पर जहां पिछली रात सब कुछ हुआ था। वहां अब भी वो राख पड़ी हुई थी। उन दोनों ने मिलके वो लोहे के पाइप उखाड़े। उसके बाद उस वेदी में उन्होंने एक पीपल का पौधा लगाया, छोटा सा, हरा, नर्म पत्तों वाला। और वो लोहे के पाइप उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ लगा दिए। इसके बाद रघु ने नूतन से कहा, बेटा याद रख, हर वो आत्मा जो अधूरी रहती है वो बुरी नहीं होती। कभी कभी उसे सिर्फ किसी का विश्वास चाहिए होता है, ताकि वो अपने दर्द से मुक्त हो सके। उसकी बात सुनकर नूतन ने कहा, चाचा शायद जिंदगी भर मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। जैसे रघु ने कहा, शायद उसे भी तू याद रहेगा और यही तेरे लिए उस याद का चिन्ह है। उन्होंने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर अब वो दर्द नहीं, वो शांति बनकर रहेगी, शायद यहां या फिर कहीं और। यहां पे पौधा लगाने के बाद वो दोनों उस पेड़ के नीचे गए जिसके नीचे नूतन और आराध्या पहली बार मिले थे। अब वहां वो गंध नहीं थी जो नूतन को हमेशा आया करती थी उस पेड़ के नीचे। इसके बाद नूतन ने उस पेड़ के नीचे एक छोटी मूर्ति रखी, एक बिना चेहरे वाली मिट्टी की मूर्ति, और उस पर लिखा हुआ था, अधूरी नहीं रही। इसके बाद वो दोनों ने एक छोटी पूजा की आराध्या की आत्मा की शांति के लिए। और तब से उस दिन के बाद नूतन को कभी भी आराध्या दिखाई नहीं दी। आज वो पेड़ उसी जंगल के पेड़ों का एक हिस्सा बन चुका है और इतने साल गुजरने के बाद भी दोबारा कभी सपने में भी नूतन को आराध्या दिखाई नहीं दी।
उसको यही लगता है कि अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। जो भी कुछ उसके साथ हुआ, वो उसकी मुक्ति का मार्ग था। ये तो ना नूतन को पता, ना रघु को, ना उसके साधक को कि आखिर वो उसे उस जगह पर दोबारा क्यों लेकर आई थी। अगर ये दोनों नहीं होते, तो उसके साथ क्या करती? ये सवाल एक सवाल ही बनकर रह गया। तो ये थी नूतन की कहानी जो उनके साथ उनके ही एक गाँव में हुई। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अगर उस दिन वो दोनों नहीं पहुँचते, तो जहाँ पर वो नूतन को लेकर गई थी, वहाँ वो उसके साथ क्या करती? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।